अगर आप अपने बिजनेस को 1 करोड़ तक स्केल अप कर चुके हो तो ये वीडियो उनके लिए जो 1 करोड़ से 500 करोड़ जाना चाहते हैं। शुरुआत में मैंने बताया था कि 1-10 करोड़ तक जाना कैसे। अब 1 करोड़ से 10 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ तक की जर्नी को अचीव कैसे करना है इस वीडियो के अंदर इन डेप्थ में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको आईपीओ लाना है, स्केल करना है, फंडरेज करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 करोड़ तक फाउंडर को सारा काम खुद करना चाहिए, बट 1 करोड़ के बाद फाउंडर को जॉब क्रिएटर बनना चाहिए मार्केट के अंदर। क्योंकि देखिए जब तक आप हर चीज खुद कर रहे थे तब तक लिमिटेड स्केल आती थी। जैसे ही आप डेलीगेशन चालू करोगे, लीडर्स को लेकर आओगे, मार्केट के अंदर जॉब्स दोगे, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे, आपकी कंपनी ग्रोथ की तरफ जाएगी। होता क्या है, हमें लगता है कि ये काम मैं सबसे बढ़िया करता था, दूसरे को लाऊंगा बिगाड़ देगा, उसके चक्कर में वही काम आप करते हो। अब आपकी मेडिकल इमरजेंसी होती है, शादी में जाना पड़ता है, टूर एंड ट्रैवल पे जाना पड़ता है, जगह जगह जाना पड़ता है, तो वहां पे आपका टाइम लिमिट हो जाता है। तो वहां पे आप 1 करोड़ से 10 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ नहीं जा पाते हो। और विदाउट सिस्टम आप सिर्फ हार्डवर्क करते हो और स्केल अप नहीं कर पाते हो। हर साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड में सोचते हो कि यार मैं 1-2 करोड़ पे रह गया, 1-2 करोड़ हर साल करता हूं, ज्यादा से ज्यादा आप 2.5-3 करोड़ पे पहुंच जाते हो, उससे आगे स्केल अप नहीं कर पाते हो, फिर वहीं पे उलझे रह जाते हो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इन डिटेल यही स्ट्रेटेजीज के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा स्केल अप करना कैसे है। देखो डोमिनोज का जो फाउंडर है वो एसओपी सिस्टम बनाता है, ना कि पिज्जा। कि डोमिनोज का फाउंडर आपके घर पिज्जा डिलीवरी करने आता है या पिज्जा बनाता है बैठ के, नहीं ना। वो आप उसके आउटलेट से ऑर्डर करके घर पे मंगा लेते हो। डिलीवरी से लेके बनाने से लेके हर चीज की एसओपी डोमिनोज में तय है। वो बनाई है उनके टॉप मैनेजमेंट ने, फाउंडर्स ने बैठ के, जो विदेश में बैठे हुए, जिन्होंने धंधे को इतना बड़ा बनाया, स्केल अप करा फूड बिजनेस को। वैसे ही आपको अपने धंधे के अंदर प्रोसेस एसओपी लाके स्केल अप मार देना है। अब देखो 1 करोड़ का फाउंडर पैसा बचाता है, बट जो 10-20-100 करोड़ का फाउंडर होता है वो अपने पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करता है। अगर आपने राइट सॉफ्टवेयर, मैन पावर, ट्रेनिंग, इन जगह इन्वेस्टमेंट करा, राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए मैन पावर को हायर करने में, तो आप बहुत तेजी से स्केल अप मार जाओगे। गलत आदमी को लेकर आ गए, गलत आदमी में पैसा लगाओगे तो धंधा डूब जाएगा। अब जैसे कई लोगों के मन में डाउट होता है कि हम बड़ी कंपनी से 60-70 हजार रुपए का बंदा लाएंगे, उसको 50 लाख 1 करोड़ महीने का टारगेट दिया, उसने अचीव नहीं करा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियसली उसका देखो 60-70 हजार रुपए उठा रहा था, अब उसको बोलो 30 हजार रुपए मैं तेरे को बेसिक दूंगा, 60 हजार रुपए का तेरा इंसेंटिव रहेगा, टोटल 90 के और अचीविंग टारगेट, बेसिक टारगेट, बेसिक काम दो। बंदा अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, 90 डेज 180 डेज में हमने जज कर लिया, वापिस उसको 30 डे बेसिक से 60 के उसकी बेसिक सैलरी कर दो, तो 60 के बेसिक पे प्लस 60 हजार का इंसेंटिव 1 करोड़ के रेवेन्यू जनरेशन पे। ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा, सैलरी प्लस इंसेंटिव। मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं। उसने आपसे एक सैलरी मांगी, आप यस बोल दो, बट बोलो कि मैं पहले तो हाफ पे करूंगा, हाफ सैलरी पे रखूंगा, तेरा परफॉर्मेंस अच्छी है, टारगेट अच्छे हैं, 90 डेज या 180 डेज में चेक करूंगा, उसके बाद जो तो सैलरी मांग रहा है उस पर मैं रिवाइज कर दूंगा कि ये बंदा अचीव कर जाएगा 1 साल के अंदर। तो उस बेसिस पे आप अच्छे बंदे ला सकते हो। और जो शुरुआत से ही मना कर रहा है, आपको डाउटफुल लग रहा है, उनको हायर मत करना। देखो कोई अच्छा बंदा है, उस कंपनी का अच्छा उसका काम चल रहा है, तो वहां से छोड़ के आना वो डाउटफुल चीजें होती है। अब मेरे पास एक आदमी आया था इंटरव्यू के अंदर, मैंने उससे पूछा 10 साल पहले आपने इस कंपनी में नौकरी करी थी, आपको इतना अमाउंट मिला था, मैं छोड़ा क्यों? उसने कहा ग्रोथ के लिए। तो मैंने कहा भैया वो कंपनी उस समय 5 करोड़ पे थी, आज 15,000 करोड़ पे आ गई है, और कितनी ग्रोथ चाहिए थी आपको बैठ के? समझ रहे हो? बंदा आपको यही आंसर देगा, पुराना बॉस अच्छा नहीं था, वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक था, वो खुद काम नहीं कर पाया, वहां से छोड़ के आपकी कंपनी में आ रहा है, 1-2 साल में आपको छोड़ के कहीं और चला जाएगा। ये लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, सीवी लेके मार्केट के अंदर घूमते रहते। जो अच्छा टॉप क्रीम टैलेंट है वो सीवी लेके मार्केट में रोटेट नहीं होगा। उनको ऑलरेडी कहीं जॉब मिली भी, वो काम कर रहे हैं, उनके पास पहले से ऑफर होते हैं अच्छे लोगों के पास। तो आपको क्या करना है, अच्छा लोग लेकर आना है। जो लोगों की टीम आप बनाओगे वही लोग आपके धंधे को बनाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। आगे जाके मैं और बताऊंगा कैसे लोग ढूंढने, हायरिंग करनी है, प्रोसेस को स्केल अप करना है। अब आप लोग क्या है, जब धंधा बढ़ाते हो ना तो सिर्फ रेवेन्यूज देखते हो, रेवेन्यूज के साथ साथ आपको प्रॉफिट देखना है, हर महीने का, हर दिन का। बेसिक समझो, मारवाड़ी बड़ा धंधा क्यों बनाता है? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल चलता है। कल कोई धंधे में आपकी टीम छोड़ के भाग गई, कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, वेंडर भाग गया, क्लाइंट भाग गया, कस्टमर भाग गया, आपके फैक्ट्री में आग लग गई, क्या आपके पास मार्जिन है वापस उस फैक्ट्री को खड़ा करने का? वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो मैं एक बिजनेस ओनर, फैक्ट्री ओनर से मिला था, उन्होंने 300-400 करोड़ का धंधा बनाया, फैक्ट्री बनाई, सब कुछ करा, बट उस पर्सन ने स्मार्टली मूव क्या करा, 400 करोड़ एफडी में भी और 400 करोड़ म्यूचुअल फंड में डाल दिए। अब हर साल उसकी एफडीआर ग्रो हो रही है, उसका म्यूचुअल फंड ग्रो हो रहा है, इधर उसके 400 करोड़ की फैक्ट्री वो भी ग्रो हो रही है। तो वो तीनों को साथ साथ लेके चल रहा है। कल कोई उसकी फैक्ट्री में आग लग जाए तो वो म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल के 400 करोड़ वापस उस फैक्ट्री को सेम चालू कर सकता है। कल कोई म्यूचुअल फंड भी डूब जाए तो उसके बाद थर्ड बैकअप ऑप्शन एफडी का भी है। बिजनेस के अंदर भी सेम ही आपको रखना है। इफ
आपके सारे एग्स एक ही बास्केट में है, जिस दिन वो टूटी आपका खेल खत्म, हमेशा टेंशन में रहोगे। अब आपको क्या करना है, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है। बड़े लोग भी ऐसे ही करते हैं, आज मेरा धंधा 100 करोड़ का है तो 100 करोड़ की एफडीआर कर लो पर्सनल, 100 करोड़ के म्यूचुअल फंड कर लो और 100 करोड़ का अलग से रियल एस्टेट कर लो। 10 करोड़ का ये आपकी फैक्ट्री है, 10 करोड़ की एफडी, 10 करोड़ का म्यूचुअल फंड, 10 करोड़ का रियल एस्टेट। कहने का मतलब ये आपने 25-25% 4 जगह बांट दिया। अब डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है, कल को आपका रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी चली जाए, कब्जा कर ले, आपके पास एफडी है, म्यूचुअल फंड है, फैक्ट्री है, समझ गए, कल को फैक्ट्री में आग लग जाए, आपके पास बाकी 3 चीजें, कल कोई बैंक बंद हो जाए जिसमें आपने एफडी करवा रखी है, तो आपके पास फैक्ट्री है, म्यूचुअल फंड है, रियल एस्टेट है, तो आपके पास हमेशा बैकअप रहेगा। 100 रुपए है, 25-25 रुपए बांट दो, 500 रुपए है, 125 रुपए बांट दो, मतलब डिवाइड बाय 4 कर देना अपनी वेल्थ को। ऐसे क्या है, कभी भी आपका जो पैसा है ना वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं होगा, फेलियर आया, प्रॉब्लम हुई, बाकी जगह से आप रिकवर कर जाओगे। समझे इस चीज को, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो बड़ी कंपनी से ना कैश रिजर्व को बहुत मजबूत रखती है। मैं वापस कहता हूँ, जितना आपका खर्चा है उसको मल्टीप्लाई बाय 10x कर लो। आज अपने सारे खर्चे जोड़े लेना, एम्प्लॉय से लेके, टीम से लेके, सीए से लेके, अकाउंटेंट से लेके, खुद की सैलरी से लेके, ऑफिस का रेंट से लेके, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रीमिसेस से लेके, दुनिया भर के जितने एक्सपेंसेस जोड़ लो, लिख लो कि आपका एक्सपेंस निकल कर आ रहा है 50 लाख रुपए महीने का, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, ये हो गया 5 करोड़। 5 करोड़ का हमेशा आपके धंधे में कैश रिजर्व होना चाहिए, वही धंधे आगे बढ़ते, फाउंडर को टेंशन फ्री करते। आज रिलायंस के पास 7 लाख करोड़ का कैश रिजर्व है, इतना कैश पड़ा हुआ है मोटा भाई के पास, जब चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नया चालू करना उसमें कैश लगा सकते हैं। तो कैश रिजर्व इज द रियल किंग, इस चीज का ध्यान रखना। और आईटी को समझो, टेक्नोलॉजी को समझो, फाउंडर हो, ओल्ड एज है, बच्चे हो गए तो बच्चों को लाओ धंधे में, उनको बोलो तुम आईटी देखो, मैं सेल्स देखता हूं। समझो आईटी के बिना स्केल नहीं है। जोमैटो स्विगी पे क्या होता है, ऑर्डर प्लेस करा, स्विगी का फाउंडर कुछ नहीं करता, जोमैटो का फाउंडर कुछ नहीं करता, ना उनकी टॉप टीम करती है, सब कुछ टेक्नोलॉजी से होता है। अपने आप रेस्टोरेंट के पास ऑर्डर जाता है, डिटेल्स जाती है, डिलीवरी बॉय होता है, सब कुछ काम हो जाता है। व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करना है तो क्या व्हाट्सएप का जो फाउंडर है मार्क जकरबर्ग, वो पहले आपका मैसेज चेक करता है, फिर अगले वाले को भेजता नहीं ना। टेक्नोलॉजी से ऑटोमेशन आता है, तो टेक्नोलॉजी लेकर आओ, सीख सकते हो, सबसे बढ़िया है। एज ज्यादा है, बच्चों को लेकर आओ अपने धंधे में, समझ रहे हो, वो लोग टेक्नोलॉजी को समझेंगे, स्केल करेंगे। एप्पल जैसी कंपनियां भी टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ज्यादा स्केल कर गई अपनी सेल्स को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, हर चीज को लेके। तो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। अब सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको लोग कौन चाहिए, कैसे चाहिए, किस टाइप के चाहिए। देखो 500 करोड़ जाना है तो 1-2 करोड़ का माइंडसेट वालों से काम नहीं चलेगा। ऐसे लोग हायर करने जो मंथली आपको 15 से 20 करोड़ 25 करोड़ का रेवेन्यू लाके दे पाए, ताकि एटलीस्ट आपकी कंपनी ग्रो हो, आगे बढ़े, धंधा बड़ा बने। आपको रेवेन्यू हेड चाहिए, सेल्स हेड चाहिए, ऑपरेशन हेड चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, सर्विस प्रोडक्ट का चाहिए। मार्केटिंग वाला क्या करेगा, लीड्स लाएगा, सेल्स एंड रेवेन्यू वाला उसको सेल्स में कन्वर्ट करेगा, ऑपरेशंस वाला पीएनएल मैनेज करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आएगा, हर चीज को वो देखेगा, फाइनेंस वाला कैश और प्रॉफिट को संभालेगा, टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन वाला सिस्टम, वेबसाइट, सीआरएम, ईआरपी सब कुछ मैनेज करेगा, सर्विस प्रोडक्ट हेड आपका जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, माल बेच रहे हो, कस्टमर को प्रॉब्लम ना है उस चीज का ध्यान रखेगा। तो फाउंडर को ऐसे 7 की प्लेयर्स को लाना पड़ेगा धंधे के अंदर, तब जाके वो स्केल कर पाएगा। अब जब आपको ऐसे कोर टीम चाहिए तो आपको सिर्फ लिंक्डइन पे डिपेंडेंट नहीं रहना, आपको टैलेंट हंटर बनना पड़ेगा। न्यूज़पेपर से लेके, सोशल मीडिया से लेके, जहां देखे वहां एडवर्टाइजमेंट करो हायरिंग का। बेस्ट आदमी आपको ढूंढना पड़ेगा। ये समझो, जंगल में शेर लिमिटेड होते हैं, समझ रहे हो, मार्केट के अंदर भी अच्छे लोग लिमिटेड होते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर जाओ, कैंडिडेट्स को देखो, फ्रेशर से लेके सबको देखो। कई बार फ्रेशर भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस देता है, शादीशुदा आदमी भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। मैं इस पे कोई आपको जजमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि देखो फ्रेशर में हंगर ज्यादा होती है, एक शादीशुदा आदमी स्टेबल ज्यादा होता है। हंगर ज्यादा है आदमी के अंदर, अभी शादी नहीं हुई है, उसको काम करना है, उसको पैसे बनाना है, तो वो 18 घंटे भी काम कर लेगा। स्टेबल वाला आदमी एक जगह टिक के काम करना चाहता है, बार बार जॉब को स्विच नहीं करना चाहता है। तो हर एक के अपने अपने एडवांटेज होते हैं। और देखो, अगर आपने बड़ी कंपनी से बड़ा आदमी हायर कर लिया, उसकी कंपनी में सिस्टम, प्रोसेस, मार्केटिंग सब बने हुए, वो आके चूचा करेगा आपकी कंपनी में कि यहाँ ये नहीं है, ऐसा नहीं है, या क्यों। देखो समझ रहे हो, बड़ी कंपनी होती है ना, जैसे पीएनजी है, उसके पास सारा डेटा है, वो बंदा एनालिसिस करेगा। अब जो छोटी कंपनी, इसको बड़ा बनना, उसको तो डेटा चाहिए, उसको डेटा निकालना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, छोटे कंपटीशन का मतलब जो आपसे मार्केट में छोटा है, उसका ए प्लेयर लेकर आ जाओ जिसको और आगे बढ़ना है, समझ गए। तो वो ए प्लेयर आपकी कंपनी को आगे लेके जाएगा, उसको भी ग्रोथ चाहिए, आपको भी ग्रोथ चाहिए, और आप दोनों मिलकर आगे बढ़ जाओगे। बड़ी कंपनी का बड़ा आदमी लाओगे, वो 10 कंपनियां निकालेगा, 6 महीने में छोड़ के चला जाएगा, टीम को भी गाली देगा, आपको भी गाली देगा, और आप भी उसको गाली दे रहे होंगे। तो कभी भी मार्केट से बड़ी कंपनी का बड़ा प्लेयर नहीं लाना है, रूल लिख के रख लेना। और देखो आपको क्या करना है,
लीडर्स की प्लेबुक बनाओ कि मेरे लीडरशिप में इंग्लिश आनी चाहिए, टाइम देखने वाला नहीं होना चाहिए, रिजल्ट्स ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसे 15-20 रूल्स लिख के रख लो। बंदा नियम को फॉलो कर रहा है, उसको टॉप पे ले जाओ अपने कंपनी के अंदर, वही आपके धंधे को बड़ा बनाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। और मैंने आपको शुरुआत के अंदर कहा था बिजनेस के हेड, सीईओ, सीओ, सीएफओ बनाना चालू कर दो, तभी आपका धंधा बड़ा बन पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखो। और देखो बैंक ने क्या करा, एक्सिस से लेके एचडीएफसी ने, आईसीआई ने, इनको समझ में आ गया था भाई हमारा एचआर डिपार्टमेंट बहुत पैसे खा रहा है, मतलब उसे पैसे बहुत लग रहे हैं एचआर के अंदर कि बंदों को तनख्वाह दो, सब कुछ दो, फिर वो नया टैलेंट ढूंढ के ला रहे हैं, फिर उसको टीम में एडजस्ट करवाओ, बहुत टाइम पैसा जा रहा है। कुछ नहीं करा इन्होंने, वहाँ का बजट कट करा, अपना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को बोला, सेल्स डिपार्टमेंट को, तुम बंदे रेफर करो, 10 से 25 हज़ार रुपये ले जाओ। एवरेज बंदा होगा उसके 10 हज़ार रुपये मिलेंगे, लीडर अच्छा बंदा लाओगे तो 25 हज़ार रुपये रेफरेंस का 1 साल बाद मिलेगा। अब सर्विस वाले ढूंढ रहा है, सेल्स वाले ढूंढ रहा है, अकाउंट वाली टीम अकाउंट्स वाले बंदे खुद ही ढूंढ के लेकर आ रहे हैं। अब क्या होता है, सेम बंदा, जैसे समझो सेल्स डिपार्टमेंट में एक बंदा है, वहाँ सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा बैठा हुआ है, उसको पता है मेरे को इस बंदे के 1 साल की रिटेंशन में 25 हज़ार रुपये मिलेंगे, तो वो क्या सोचता है मैं इसको सेल करवाता हूँ, ग्रोथ करवाता हूँ, मेरे साथ लेके चलता हूँ। अब एचआर लेकर आएगा, उसको वहाँ बिठाएगा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, उसको बोलेगा खुद देख लेना, तो एचआर तो अपने वापस डिपार्टमेंट में चला गया ऑफिस में। सेल्स वाला बोला मैं इसको क्या देखूँ, खुद ही कर लेगा हम, तो वो अगला जो नया बंदा होता है वो आता है, थोड़े दिन बैठता है, इधर उधर देखता है, गायब हो जाता है। तो ये रेफरल बोनस का अपने सिस्टम डाल दो अपने कंपनी के अंदर कि भैया तुम जूनियर लेवल का लाओगे 5,000, उससे एक्सपीरियंस 10,000, और बिल्कुल बढ़िया बंदा है 25,000 रुपए, बट 1 साल बाद मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना। और देखो हायरिंग माइंडसेट को बढ़िया रखो। अगर आप 1-10 करोड़ रुपए हो, 500 करोड़ रुपए जाना है, तो अच्छे अच्छे बंदे ढूंढने पड़ेंगे, पाइपलाइन में अच्छे लोग रहने चाहिए। बड़ी कंपनी बड़े टीम से बनती है, मतलब मैं बड़े बड़े कंपनीज के कुछ फाउंडर से मिलता हूँ, सीईओ के जब इंटरव्यू सुनता हूँ या उनसे जब मैं किसी इवेंट के अंदर मिलता हूँ, तो वो एक ही चीज बोलते हैं कि जैसे मैं नाम नहीं लूंगा उस फाउंडर का, बहुत बड़ा फाउंडर है मार्केट का, 800-1000 करोड़ आराम से वो टर्नओवर रेवेन्यू कर रहा है इस समय बैठ के। उन्होंने मुझे बताया था कि वो अपने कंपनी की सर्विस को इंप्रूव करने के लिए एक कॉम्पिटिटिव कंपनी जो 10,000 5,000 करोड़ रुपए चल रही है, उसके सर्विस हेड से हर महीने एक बार मीटिंग कर लेते हैं या 3-4 महीने में टच में रहते हैं, और ऐसे वो 15-20 कंपनी के सर्विस हेड से टच में है। इससे क्या होता है, जब भी उनको मौका मिलेगा वहां से वो छोड़ेंगे, वो अपनी कंपनी के अंदर लेकर आ जाएंगे। तो पाइपलाइन को रेडी करते हैं बड़े लोग, जो बड़े लोग होते हैं 500 करोड़ 1000 करोड़ वाले, 100 करोड़ वाले, वो ढूंढते रहते हैं, इंटरव्यूज लेते रहते हैं। बात करने में क्या है, कॉफी का तो पैसा लगा आपका, आधा घंटे का टाइम गया, उससे आपको क्या मार्केट के इनसाइट्स मिलेंगे और पाइपलाइन में लोग रेडी हो जाएंगे। ठीक है, बट आपको क्या करना है, लीडरशिप हायरिंग में स्टार्टअप्स क्या गलती करते हैं जो बड़ी कंपनी नहीं करते, फिक्स सैलरी दे दो 40-50 हज़ार रुपए जो उसको चाहिए, 2 करोड़ का टारगेट महीने का हो गया, परफॉर्मेंस बोनस बता दो 50 के परफॉर्मेंस बोनस है, प्लस दिवाली पे एनुअल प्रॉफिट लिंक बोनस मिलेगा। बट ये आपको एनुअल परफॉर्मेंस बोनस सबको नहीं देना। हेड ऑफ ऑपरेशन, सीईओ, सीटीओ, बिजनेस हेड, ठीक है, सेल्स हेड हो गया, आपका सर्विस प्रोडक्ट हेड हो गया, इन लोगों को देना है, वो भी 1-2 साल बाद, कि 3rd ईयर से आपको दिवाली के ऊपर प्रॉफिट लिंक बोनस मिलेगा कंपनी से। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो फैक्ट्रियां चलाते हैं ना, वो सेम सिटी का बंदा हायर नहीं करेगा, वो क्या करेगा, अपने फैक्ट्री के अंदर फ्लैट्स बना देगा, बाहर से लीडर्स लेकर आएगा, पता 24 घंटे बंदा इधर ही रहेगा, घर अगर पास में तो घर भाग जाएगा, फोन बंद करके सो जाएगा, फैक्ट्री में वहीं फ्लैट है, वहीं ऑफिस है, वहीं कर दे दिया जाएगा का बंदा। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है बंदे को एंगेज रख के उससे काम करवाने के लिए, उसके लिए भी ईजी है ना, फैक्ट्री ये रही, फ्लैट उसके पास में, गरम गरम खाना वहीं से खा के आ गया, और फैमिली को रहने के लिए घर भी मिल गया। समझे इन स्ट्रैटेजीज को, बाहर से लाना है, फैक्ट्री में रखना है बंदे को, तो खुद ही फ्लैट बना के रख दो, पैसा कम, बंदा वहीं रह रहा है, 24 घंटे ध्यान रखेगा। और देखो आप लोग क्या सोचते हो कि हायरिंग गलत होगी तो चल जाएगा, नहीं। एक लीडर गलत हायर हुआ, लाख रुपए महीने का, तो 12 लाख की तनख्वाह नहीं गई, आपका सेल्स, रेवेन्यू, टीम में डिमोटिवेशन नीचे वालों में आ जाता है, क्लाइंट का लॉस हो जाता है, प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडर का टाइम वेस्ट हो जाता है। जो ग्रोथ आनी थी 1 साल में, वो फिर 2-3 साल में आ रही होती है। तो गलत आदमी लेकर आना ही नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। और आप ईसॉप्स दे सकते हो, अगर आप आईपीओ का प्लान कर रहे हो कि मेरे को आईपीओ से एग्जिट लेना है, कंपनी को आईपीओ लेके जाना है, फंड रेज करना है, बड़ी कंपनी बनानी है, तो ईसॉप्स दे सकते हो अपने टॉप क्रीम टैलेंट को। उनसे एग्रीमेंट कर लो कि भैया देखो 5 साल तुम मेरे साथ रखोगे, 10 साल, तो तुम्हें इतने ईसॉप्स मिलेंगे, प्लस कंपनी की इतनी वैल्यूएशन होनी चाहिए, आईपीओ आ जाना चाहिए, और इतना टर्नओवर हमें अचीव कर लेने चाहिए, तब जाके आप ईसॉप्स उनको बांटो। उससे क्या है, लॉन्ग टर्म उनके मन में आएगा कि भैया हम कंपनी के साथ साथ वेल्थ बनाएंगे, रिच बनेंगे और ग्रो करेंगे। तो लॉन्ग टर्म रिटेंशन आपको आना चाहिए अगर 500 करोड़ का धंधा बनाना है, ग्रोथ करनी है और स्केल करना है। सो फ्रेंड्स, ये उन लोगों के लिए थी वीडियो जो 1 करोड़ तक आ चुके हैं। आप 1 करोड़ से 2-3 करोड़ पर अटके हुए हैं, 500 करोड़ तक नहीं जा पा रहे। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। डाउट क्वेश्चन रह गए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।